हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, और लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड भी हो रही हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम कराएंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को कराएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री संदर्भ में। और जैसा कि हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का सेट नंबर 4, जिसके अंदर क्वेश्चंस नंबर 3 के का तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज उसी क्लास को हम फिर आगे लेकर आए हुए हैं। और क्वेश्चंस नंबर तीसरे का ख क्या है, क्वेश्चंस नंबर तीसरे का ख, चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख बोल रहा है कि संक्रमण धातुओं की दो विशेषताएं लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे संक्रमण धातुओं की दो विशेषताएं। तो आप बता सकते हो, सबसे पहली विशेषता आप बता सकते हो चुंबकीय गुण के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय गुण के बारे में। कैसे बताएंगे कि जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? दूसरा रंग। दूसरा बेटा किसके बारे में बता सकते हैं? रंग। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो संक्रमण धातुएं वह उनके बनने वाले जो भी यौगिक हैं वह रंगीन गुण को प्रदर्शित करेंगे, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये रंगहीन गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे संक्रमण धातु के अधिकांशतः यौगिक रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर? नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग बेटा एक आपको अण दे रखा है और इसमें पहचान करवाइए इसकी अभिक्रिया से कि ए और बी की पहचान करिए।
और यहां पर जो फॉर्मूला है CH3CONH2, ये हमारा फॉर्मूला है एमाइड का। ये फॉर्मूला किसका है? एमाइड का, अर्थात ये एसीटेमाइड, 2 कार्बन है एसीटेमाइड। और इसकी अभिक्रिया पहले कराई है P2O5 की उपस्थिति में, पहले क्या कराया? गर्म। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक निर्जली कारक है जो जल के अणुओं को क्या करेगा? बाहर करेगा। देखो 2H यहां से, एक O यहां से, H2O बाहर हो जाएगा। कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे, नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, अर्थात CH3C ट्रिपल बॉन्ड में N, और ये बनेगा मैथिल, CN को साइनाइड, और एक उत्पाद बना A। क्लियर? इसका बेटा द्वारा में करवाया है अपचयन, उत्प्रेरक SnHCl। अपचयन करवाया है, इसके 2 बॉन्ड तोड़ दो। 2 बॉन्ड तोड़ने से 2H नाइट्रोजन के पास और 2H इस कार्बन के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। 2 बॉन्ड तोड़ने से 2-2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे हम बेटा किसको भेज देंगे? हाइड्रोजन को। तो यहां से बन जाएगा CH3, C के पास 2H और N के पास 2H, अर्थात टोटल H आपने कितनी ली? 4, और ये बन जाएगा एथिल एमीन, और ये उत्पाद हमारा कौन सा होगा बेटा? B होगा। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो समझते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल देखो, जो कोशिका है, सभी जीवों में जो कोशिका होती है, उस कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, क्या कहलाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। जीवों की कोशिका में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। लिखेंगे जीवों की कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? अब पूछे हैं 2 महत्वपूर्ण कार्य। तो पहला कार्य है जो जनकों के जो लक्षण हैं, जनकों के लक्षणों को उनकी संतति में पहुंचाने में, यानी जो जनकों के लक्षण होंगे, जो माता पिता के लक्षण हैं, वह उनकी संतानों में पहुंचाने में। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करने में। तो पहला लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करने में। दूसरा जनकों के लक्षणों को उनकी संतति में पहुंचाने में, उनकी संतानों में पहुंचाने में। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ग।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये। क्या बोल रहा है किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का दोगुना होता है। देखो अपक्रिया को जो 3/4 प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्धायु काल का कैसा होगा, दोगुना। सबसे पहले बेटा प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है फॉर्मूला प्रथम कोटि की अपक्रिया का, K बराबर 2.303/T log 10 A/A-X। ये है बेटा A हमारी है प्रारंभिक मात्रा को लिखेंगे A से, और A-X ये है हमारी वियोजन के पश्चात मात्रा, यानी बची हुई मात्रा। मान लिया प्रारंभ में जो अपक्रिया की जो सांद्रता थी वह कितनी थी, 1 थी। कितनी थी, 1। अब कितनी पूर्ण हो चुकी, तो 3/4, यानी जो x है वह कितना हो चुका है, 3/4, यानी 3/4 अपक्रिया पूर्ण हो चुकी। तो बची हुई मात्रा कितनी होगी, तो 1 में से, किसमें से, 1 में से घटा देंगे 3/4 को, तो जो मात्रा बचेगी वो क्या बचेगी, वियोजन के पश्चात की मात्रा। 4 एकम 4 में से 3 गया, बचेगा बेटा 1/4। क्लियर। तो प्रारंभिक सांद्रता थी 1 मोल, बची हुई मात्रा कितनी है बेटा, तो बची कितनी मात्रा, 1/4 मोल। ठीक है। तो अब हम लगा देंगे यहां पर, तो K बराबर 2.303/3 3/4 समय क्या लगा देंगे, 3/4 इंटू में log 10 A की जगह बेटा कितना लगाएंगे, 1/A -X की जगह कितना लगाएंगे, 1/4। क्यों, प्रारंभ में 1 मोल था, 3/4 पूर्ण हो चुकी, बची कितनी मात्रा, 1/4। तो बची हुई मात्रा यहां लगाएंगे। ठीक है। अब 4 को कहां कर दो, ऊपर भेज देंगे, तो 2.303/T 3/4 log 10, और ऊपर बेटा कितना पहुंच जाएगा, 4 पहुंच जाएगा। क्लियर। इसे क्या डाल दो, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद अब लगाएंगे अर्धायु काल। अर्धायु काल होता है K बराबर 0.693/T हाफ। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी LHS और इसकी LHS जब बराबर हैं, दोनों तरफ के हैं, तो RHS को क्या कर लो, बराबर कर लो। RHS में बेटा 2.303/T 3/4 बराबर इंटू में log 10 और यहां पर 4 बराबर कर दो बेटा इसके RHS के 0.693/T 1/2। क्लियर। LHS बराबर है, RHS को बराबर कर लेंगे। अब करना क्या है, अब देखो यहां से इस T हाफ को इधर ले जाओ, T 3/4 को इधर ले आओ, तो यहां पर 2.303 इंटू log 4 का वैल्यू होता है 0.6020, और यहां पर इसका log 4 का वैल्यू लगा दिया बेटा हमने। log 4 का वैल्यू है 0.6020, और इसको T हाफ को T 3/4 को इधर ले जाएंगे, T 3/4
ये हमारा भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके बेटा किस में आ जाएंगे, ये भाग में, और बट्टे में कौन है, t1/2। ये लगभग में बेटा कट जाएगा, लगभग में कट जाएगा, क्योंकि 0.693 ऊपर बेटा 0.6020 और कुछ मान ये भी अधिक है, क्योंकि यहां से 6 दूनी 12 हो जाएंगे और 6 से काटेंगे तो लगभग में बेटा कितने बार ये कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, बराबर t 3/4 बट्टे t 1/2। 1/2 ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो t 3/4 बराबर 2 इंटू में t 1/2। और यह बेटा क्या हो रहा है, इत्ते सिद्धम, इत्ते सिद्धम। इसी को पूछा था कि प्रथम कोटि की अवक्रिया में जो 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का कैसा होता है, 2 गुना होता है। क्लियर, नोट करेंगे बेटा इस प्रश्न को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ख क्वेश्चन बोल रहा है, गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। देखो, गुणात्मक विश्लेषण में जो क्षारीय मूलक होते हैं, ये क्षारीय मूलक जटिल यौगिक का निर्माण करेंगे और क्या करेंगे, जिनके जो रंगों की सहायता होगी, जो जटिल यौगिकों के जो रंग होंगे, इनकी सहायता से हम किसकी पहचान कर सकते हैं, क्षारीय मूलक की पहचान कर सकते हैं। किसकी पहचान कर सकते हैं, क्षारीय मूलक की। तो मैंने क्या बताया, जो क्षारीय मूलक हैं वह किसका निर्माण करेंगे, विभिन्न जटिल यौगिकों का निर्माण करेंगे, जिनके रंग की सहायता से हम क्षारीय मूलकों की पहचान करेंगे। इसका पहला उदाहरण यह है, जो Cu2+ का जो मूलक होता है वह बेटा अमोनिया के साथ क्रिया करेगा और अमोनिया के साथ क्रिया करके वह बनाएगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन बनाता है। और यह कैसा होता है, विलेयशील होता है, नीले रंग का। जैसे एग्जाम्पल में बेटा Cu2+ अमोनिया के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, जटिल यौगिक आयन। अब एक कॉपर पे 4+ हैं तो 2+ हैं, एक कॉपर पे जब 2+ हैं तो जटिल यौगिक आयन बनाने के लिए हमें अमोनिया के कितने अणु लेने होंगे, 4। 2+ है, 4 अणु होंगे, 3+ है, 6 अणु लेंगे, तभी बेटा हमारा निर्माण होगा संकुल यौगिक का। प्लस तो यहां पर एक कॉपर के साथ 4 NH3 जाएंगे, 4 NH3 जाएंगे। क्लियर, और ये हमारा बनेगा संकुल, और इसके ऊपर बेटा होंगे 2+ आयन। क्लियर, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 को बोलेंगे टेट्रा, NH3 को बोलेंगे एमीन, Cu को बोलेंगे कॉपर, और इसके ऊपर 2+ है इसलिए आयन कितना हो जाएगा, 2 आयन। क्यों, क्योंकि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहां पर कॉपर का जो मूलक था अमोनिया के साथ क्रिया किया और नीले रंग का विलेयशील जटिल यौगिक आयन बना दिया। ठीक है, ऐसे यहां पर जो तृतीयक समूह में जो Fe3+ का जो परीक्षण है, Fe3+ जो हम परीक्षण करेंगे, यह Fe3+ विलियन 3+ लबड़ विलियन के यहां पर 2 बार लिख गया बेटा, लबड़ विलियन के पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलियन से क्रिया करके फेरी फेरोसाइनाइड का नीले रंग का जटिल यौगिक बनाता है। कैसे, Fe3+ का जो लबड़ विलयन है, यानी 3+ है तो बेटा लबड़ विलयन बनाने के लिए हमने क्या ले लिया, 3Cl ले ली, ये बेटा लबड़ विलयन बन गया। और ये करेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ क्रिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ क्रिया करेगा और निर्माण करेगा नीले रंग के जटिल यौगिक आयन का। अब देखो, इस तरफ का Fe3+ उधर जाके बदल जाएगा बेटा मूलक के अंदर Fe, यहां पर आ जाएगा Fe4, उसके बाद FeCN का होल 6 और इस पे बेटा आ जाएगा
होल्थ्राइस, क्योंकि इस तरफ का Fe3+ दूसरी ओर बदल जाता है Fe2+ के अंदर। अब देखो यहां पर हमें फोर्स Fe करने के लिए 4 से गुणा करना होगा, और यहां पर जब हम 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर Cl 4 या 12 हो जाएंगी। 12 Cl करने के लिए हम यहां कैसे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर 4 या 12 के 12 Cl को लेकर बाहर प्लस 12 Cl को लेकर बाहर, 12 के Cl बाहर। उसके बाद ये Fe4, उसके बाद FeCl का होल 6 और इसका बेटा क्या हो जाएगा, होल्थ्राइस, और ये बन जाएगा फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड बन जाएगा। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ग और बोल रहा है निम्नलिखित में से आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने के रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी आयोडोब्यूटेन को बनाना है पहले 1-ब्यूटेनॉल से, तो 1-ब्यूटेनॉल से बनाना है हमें आयोडोब्यूटेन को। किसको बनाना है, आयोडोब्यूटेन को। क्लियर, चलते हैं। 1-ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन है और पहले वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH समूह, ये बन गया 1-ब्यूटेनॉल। क्लियर, इसकी अभिक्रिया बेटा आप करा देंगे, PCl5 से क्रिया कराएंगे। पहले किससे करा देंगे, PCl5 के साथ गर्म कर देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब PCl5 बेटा क्रिया करता है ऑक्सीजन से, यानी बॉन्ड टूटेंगे ऑक्सीजन से। क्लियर, एक ऑक्सीजन पे 2- होता है तो H पे प्लस, और इस पे बेटा इस हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। P पे बेटा दो Cl पे -5 यहां पर है तो इस पे कितना प्लस आ जाएगा, 5। एक H प्लस एक Cl को लेकर बाहर। उसके बाद ये वाली जो श्रृंखला है CH3 CH2 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 के ऊपर प्लस एक Cl को लेकर बाहर। उसके बाद ये 2- इस P के पास, क्यों, क्योंकि 2 Cl बाहर हो रही हैं, तो 2 Cl बाहर हो रही तो बेटा एक ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, ये बनेगा जाके क्लोरोब्यूटेन। और इसकी अभिक्रिया करा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो होगा क्या, Na+Cl को लेकर बाहर, यानी NaCl बाहर हो जाएगा, प्लस ये I जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 और CH2 और बेटा यहां पर जुड़ जाएगा I, और ये बन जाएगा आयोडोब्यूटेन। क्लियर, ये अभिक्रिया बेटा इधर कर दी मैंने, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप, ये पहली अभिक्रिया हो गई। दूसरा जो पूछा है हमसे, वो पूछा किससे है, 1-क्लोरोब्यूटेन से। 1-क्लोरोब्यूटेन से। तो 1-क्लोरोब्यूटेन देखो ये रहा, 1-क्लोरोब्यूटेन से NaI के साथ क्रिया कराए, ये बन गया। चाहे आप KI के साथ क्रिया करा दो या NaI के साथ, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। इसकी अभिक्रिया आप चाहे KI के साथ करा दो, चाहे आप करा दो NaI के साथ, शुष्क एसीटोन। क्लियर, तो K किसको लेकर बाहर होगा, Cl को, KCl बाहर हो गया। उसके बाद CH3 CH2 CH2 CH2I, और ये बन गया आयोडोब्यूटेन। क्लियर, तीसरा बेटा हमसे ये पूछा गया है, वो पूछा गया है बेटा ब्यूट1 से। किससे पूछा गया है, ब्यूट1 से। चलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड में CH2,
इसकी अभिक्रिया करा दो HBr से, और जब भी हमें 1 डिग्री उत्पाद बनाना है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, 2 डिग्री उत्पाद बनाना है मार्कोनिकॉफ नियम। तो इस पे लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। उत्प्रेरक बेटा परऑक्साइड, उत्प्रेरक कौन है? परऑक्साइड। एक बॉन्ड तोड़ देंगे, H वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन कम, Br वहां जानी है जहां हाइड्रोजन ज्यादा। क्लियर? तो यहां से बनेगा CH3 CH2 CH के पास आ रही है H CH2, और CH2 के पास कौन है बेटा? पहुंच रही Br। तो ये बनेगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, और इसकी अभिक्रिया करा दो NaI से, शुष्क एसीटोन। तो यहां से Na बेटा किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Br को। तो Na Br बाहर, प्लस I जुड़ जाएगा इस CH3 के CH2 के पास, CH2 CH2 CH2, और यहां पर जुड़ जाएगा I, और ये बन जाएगा 1 आइडोब्यूटेन। 1 2 3 4, यानी आइडो ब्यूटेन। क्लियर? नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का घ। 4 का घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। उसके बाद बोल रहा है जो ब्रोमीन तथा KOH के साथ गर्म करने पर C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B व C यौगिकों की पहचान व इनके नाम लिखिए। देखो दूसरा स्टेप पता बेटा, जो ब्रोमीन की अभिक्रिया होती है KOH के साथ, जलीय KOH के साथ, वह बेटा अभिक्रिया ये वाली अभिक्रिया होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब चूंकि बेंजीन के रूप में है तो CONH2, यानी यौगिक भी हमारा रहा होगा एमाइड, एमाइड के रूप में, यानी बेंजेनेमाइड, बेंजेनेमाइड। क्यों? क्योंकि जलीय KOH और ब्रोमीन के साथ जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के अंतर्गत ही बेटा किसका निर्माण होता है? हमारा एमीन ग्रुप का निर्माण होता है, एमीन का। देखो Br 2 है, K भी 2 कर लो, तो 2 Br को लेकर बाहर, यानी 2 KBr बाहर हो जाएगा। पर K को बढ़ाया तो OH भी जाएंगे। अब देखो यहां से 1 2 O और यहां से CO, तो यहां पर हो जाएगा CO3। कैसे? 2 O ये रहे और 1 O ये रहा, इस CO के पास पहुंचा दिया जाएगा, CO3 बन जाएगा कार्बोनेट। और कार्बोनेट पे होता है 2 माइनस, 2 माइनस के लिए बेटा हमें चाहिए 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए हमें 2 K को और बढ़ाना होगा। जब K को बढ़ाएंगे तो बेटा कौन बढ़ेगा? OH। तो यहां से K2CO3 बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये वाले 2O 1 2 3 4 H को लेकर बाहर, यानी 2H2O बाहर। फिर बचेगा कौन? बचेगा हमारा बेंजीन के ऊपर यहां पर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, फॉर्मूला C6, और ये बेटा हमारा यौगिक बनेगा C, और इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। अब देखो फॉर्मूला कैसे, C6 है, H5 तो इसके पास और 2 ये रही, 5 और 2 7 और N ये, यानी एनिलीन हमारा बना। क्लियर? तो फिर यौगिक ए क्या बना होगा? यौगिक ए की पहचान कैसे करेंगे? देखो तो यहां पर जो रहा होगा वो रहा होगा बेंजोइक अम्ल, तभी जाके पहले बार में बेटा बनेगा अमोनिया के साथ क्रिया करेगा, अमोनिया के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्लियर? ये बेंजोइक अम्ल रहा होगा और ये ए अमोनिया के साथ क्रिया करेगा, और अमोनिया बेटा पहली बार में ये बनेगा अमोनियम, पहली बार में क्या बनेगा? अमोनियम। NH3 से बन जाएगा NH4,
NH3 से क्या बन जाएगा, NH4, तो COO NH4 अमोनियम बेंजेट, और इसको फिर क्या किया हो गया होगा, गर्म किया गया होगा, तो 2H यहां से एक O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो गया होगा, और यहां से बचेगा CO, क्योंकि एक O और 2H के साथ बाहर, तो यहां पर N और यहां H बचेंगे 2, और ये हमारा यौगिक कौन होगा, B। यौगिक B ब्रोमीन और जली KOH के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा यौगिक C। क्लियर। अब क्रिया 4 के घाव को नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, बोर्ड एग्जाम की इस साल दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है, अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है, वह विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से, सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है। सबसे पहले ये पता करो कि जो KMnO4 है, KMnO4 वह अम्लीय माध्यम में किस प्रकार क्रिया करेगा। तो देखो KMnO4 H2SO4 से यानी अम्ल से क्रिया करेगा, अम्लीय माध्यम में क्या क्या उत्पाद बनाएगा। देखो एक K पे 1 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तो SO4 पे जब 2 माइनस है तो प्लस भी 2 चाहिए, यानी K2SO4 प्लस Mn पे 2 प्लस है, SO4 पे बेटा 2 माइनस, दूसरा क्या भार होगा MnSO4। क्लियर। अब K क्या हो गई 2 से गुणा करो, पर MnO Mn कितने हो गए 2 Mn करने के लिए यहां कैसे गुणा कर दे रहे हैं 2। अब SO4 देख लो, 2 ये हो गए और 1 3, तो यहां 3 से गुणा कर दो। उसके बाद यहां से 3 दूनी 6H, 3 O को लेकर बाहर, अर्थात 3H2O बाहर होगा, प्लस अब देखो ऑक्सीजन देख लो 4, और देखो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। इस ओर देखेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 8 और 12 20, यानी कितने ऑक्सीजन के अणु बाहर होंगे, 5 ऑक्सीजन के अणु बाहर होंगे। ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है। अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 है वह बेटा क्या क्या उत्पाद देता है, इस चीज को ध्यान रखना है। पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जल और नवजात ऑक्सीजन को बाहर करेगा। क्लियर, यानी इसका ऑक्सीकरण होगा। सबसे पहली अभिक्रिया पहला पूछा है, वह पूछा क्या है फेरस सल्फेट से, यानी FeSO4। देखो ध्यान रखना Fe2+ अम्लीय माध्यम में Fe2+ यानी KMnO4 Fe2+ फेरस सल्फेट दूसरी ओर बदल जाएगा फेरिक सल्फेट के अंदर, Fe3+ के अंदर। इस तरफ का Fe2+ फेरस दूसरी ओर बदल जाता है फेरिक सल्फेट में। क्लियर। तो पहली अभिक्रिया यही करनी है। किस तरीके से लिखनी है, पहला स्टेप बेटा करेंगे, ठीक है। पहली अभिक्रिया 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। पहली अभिक्रिया ये करनी है। क्यों? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन मुक्त हो रहे हैं, अम्लीकृत है, ऑक्सीजन बाहर कर रहा है। पहली बार बेटा क्या होगा, जो FeSO4 है अम्लीय माध्यम में यानी H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, और इस तरफ का Fe2+ दूसरी ओर बदल जाता है Fe3+ में, यानी Fe2SO4 को लेकर SO4 का होल थ्राइस। क्योंकि इस तरफ का Fe पे 2+ है, SO4 पे 2 माइनस है, SO4 पे क्या माइनस है 2, दूसरी ओर Fe3+ SO4 पे 2 माइनस, तो इसके 3 इधर और इसके 2 इधर, यानी Fe2SO4 फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में। Fe2 है, 2 से गुणा कर दो, SO4 3 है, तो 2 तो ये हो गए और एक 3, प्लस में बेटा कौन मुक्त होगा 2H, कौन मुक्त होगा 2H। अब यही ऑक्सीजन यही हाइड्रोजन क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, यानी यही 2 हाइड्रोजन
क्रिया करेगा ऑक्सीजन से और बनाएगा H2O। क्या बनाएगा? H2O। समझ में आया? पहले अम्लीय माध्यम में क्रिया तो ये होगी, ये तो हर एक अब क्रिया होनी है, लेकिन Fe2+ फेरस, दूसरी तो फेरस, इस तरफ का फेरस सल्फेट दूसरी ओर बदल जाएगा फेरिक सल्फेट के अंदर। क्यों? क्योंकि अम्लीय माध्यम में Fe2+ बदल जाता है Fe3+ के अंदर। तो इधर SO4 2- था और इधर Fe2+ था, पर इधर Fe3+ होगा और SO4 2- होगा। प्लस में H आयन मुक्त करेंगे। अब यही H ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। अब कितने ऑक्सीजन, अब बैलेंस कर लो पहले इसको, देखो कितने ऑक्सीजन है? 5, तो 5 से गुणा कर दो, तो यहां ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा? 5। तो ये 5 का जब गुणा करेंगे 5 ऑक्सीजन से, ये 5 ऑक्सीजन कैंसिल। क्यों? क्योंकि तीर से पहले है और ये तीर के बाद। क्लियर? अब होगा क्या? H, अब H को बराबर कर ले रहे बेटा। किसको बराबर कर रहे हैं? H को। यहां पर 5 दूनी कितनी हो गई? 10H, यहां 2H है। 10 करने के लिए यहां पर कैसे गुणा कर दो? 5 से। तो ये वाली 2H, 5 दूनी 10 और ये वाली 5 दूनी 10H क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है? और कुछ कैंसिल हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है। अब लिखेंगे 2KMnSO4 प्लस, अब H2SO4 देखो 3H2SO4 तो ये रहे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 ये रहे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 SO4 ये रहे, 3 ये रहे, यानी 8 H2SO4 प्लस 5 दूनी 10 FeSO4, 5 दूनी 10 FeSO4। उसके बाद और कुछ नहीं बचा तीर के बाद, तीर से पहले। अब तीर के बाद देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5, कितने ये? 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर? और उसके बाद यहां पर प्लस, अब देखो 3 H2O ये रहे, 5 से गुणा किया 5 H2O हो गए, 5 H2O और 3 H2O 8 H2O। ये हमारी बेटा एक कंप्लीट अभिक्रिया होगी। क्लियर? नोट करेंगे बेटा, उसके बाद तब आगे कराएं। इसके बाद बेटा सेकंड पूछ रहा है SO2 से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय माध्यम में KMnO4 माध्यम में बदल जाता है H2SO4 के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय माध्यम में बदल जाएगा H2SO4 के अंदर। अब कैसे? पहली अभिक्रिया यही लिखनी है बेटा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन बेटा नवजात। ये तो अभिक्रिया होनी अम्लीय माध्यम में। अब क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगा नवजात ऑक्सीजन से, इससे, और बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बना देगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करेगा और बना देगा H2। ये वाला O जब इसे दे दोगे तो बन जाएगा H2SO4। क्लियर? ये अभिक्रिया हुई टोटल। अब देखते कैसे। ऑक्सीजन 5 है, यहां 5 ऑक्सीजन करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 5 से। कितने से? 5 से मल्टीप्लाई। अब हुआ क्या कि SO3 5 हो गए, तो यहां पर भी SO3 5 करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो होगा क्या? 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल, और उसके बाद SO3 5 से 5 SO3 कैंसिल। और कुछ कैंसिल? जी बिल्कुल। यहां H2SO4 5 है, यहां पर 3 है, वो बेटा बाद में कर लेंगे। ठीक है? अब देखो बचा कौन? 2KMnSO4। क्लियर? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 SO2 था, 5 SO2। उसके बाद देखो यहां पर 3 H2O है, यहां कितने H2O? 3। यहां कितने H2O है? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 में से
तीन H2O बेटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 2H2O। कितने बचेंगे? 2H2O। उसके बाद तीर के पहले 3 H2SO4 है, तीर के बाद 5 H2SO4 है, तो तीर के बाद बेटा 2 H2SO4 बचेंगे। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 गए बेटा, तो ये इधर कितने बचेंगे? 2। तो इस ओर तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब तीर के बाद K2SO4 2MnSO4 प्लस बेटा H2O तो कैंसिल हो गया, इस तरफ वाले H2O भी कैंसिल हो गया, इधर वाले H2SO4 भी, क्योंकि 3 H2O बेटा 5 H2O में से 3 H2O गए बेटा, 2 H2O तीर के पहले, क्योंकि तीर से पहले ज्यादा संख्या है। अब इधर तीर से बाद में ज्यादा संख्या है, तो बेटा यहां पर 5 में से 3 गए बेटा, 2 H2SO4 प्लस और कौन बचेगा? और कुछ बचता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, देखो यहां से ये हो चुका, उसके बाद यहां सॉरी KMnO4 बेटा, यहां KMnO4 है, KMnO4 प्लस 5H2O और 5SO2 प्लस 2 H2O, उसके बाद H2SO4 K2SO4 और ये बचा। तो ये बेटा हमारी संपूर्ण अभिक्रिया होगी। क्लियर? नोट करेंगे, उसके बाद आगे करा रहे। इसके बाद बेटा तीसरा है, वो क्या है? वो पूछा है ऑक्जेलिक अम्ल से। देखो C2O4 2- ऑक्जेलेट अम्लीय माध्यम में KMnO4HN माध्यम में बदल जाता है किसके अंदर? CO2 के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगा? CO2 के अंदर। पहली अभिक्रिया सेम रहनी है, वो करनी है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन बेटा बाहर निकलेंगे। कितने ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे? 5। अब देखो ऑक्जेलिक अम्ल COOH ऑक्जेलिक अम्ल क्रिया करेगा इन ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन से। देखो तो यहां से 2H एक O को लेकर बाहर, H2O प्लस में COO यानी CO2, कितने अण? 1 और 1 2 अण। अब इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इस ओर 5 है, इधर 5 ऑक्सीजन करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा ये 5 ऑक्सीजन इन 5 ऑक्सीजन से कैंसिल। अब संपूर्ण अभिक्रिया देखते हैं क्या बनी। तो देखो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 COOH सिंगल बॉन्ड COH ऑक्जेलिक अम्ल के। अब इधर देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 ऑक्सीजन ये रहे, 5 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे, 5 और 3 8 H2O। क्यों? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 और 3 8। क्लियर? और प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 CO2, 10 CO2। ये होगी बेटा एक संपूर्ण अभिक्रिया। क्लियर? नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा चौथी अभिक्रिया है जो सोडियम थायोसल्फेट यानी H2O3 पे 2 आयन चार्ज है अम्लीय माध्यम में बदल जाता है H2O6 के अंदर। H2O6 2 आयन के अंदर बदल जाता है। अब देखो पहली अभिक्रिया सेम रख रही है, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। ठीक है? अब देखो सोडियम थायोसल्फेट है Na2H2O3, ऑक्सीजन बेटा ग्रहण करेगा, बनाएगा Na2H2O6, 3 से 6 हो रहे हैं, मतलब इसे कितने ऑक्सीजन ग्रहण करा दो? 3। ठीक है? अब करना क्या है? अब क्रिया को बैलेंस।
ऑक्सीजन को कैंसिल करना है, तो इस हिसाब से गुणा करिए इस तीर से पहले वाले और तीर के बाद वाले ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएं। ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 5 तिया 15 हो, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 5 तिया 15, यहां से ऑक्सीजन बेटा कैंसिल। क्लियर? अब लिखेंगे अब क्रिया, देखो 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 KMnO4 प्लस 3 का 3 में गुणा कर रहे हैं 9 H2SO4। उसके बाद अब देखो 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 Na2H2O3 तीर के बाद। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 K2SO4 प्लस 3 दूनी 6 MnSO4 प्लस 3 का 3 गुणा करें 9 H2O प्लस 5 Na2H2O6, 5 का मल्टीप्लाई ये। तो ये रही बेटा हमारी टोटल अपक्रियाएं थी। इस तरीके से आप लोगों को अपक्रिया करनी है। उम्मीद है आप लोगों को अपक्रियाएं समझ में आई होंगी। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ख में उपसय संयोजक यौगिकों के आयुपीएसी नाम पढ़ाने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस 4 हैं और आपको इनके आयुपीएसी। सबसे पहले देखो, पहले इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ लिगेंड कितने हैं? संख्या 6। जिसका नाम हो जाएगा हेक्सा। NH3 को बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट ऑक्सीडेट संख्या, उसके बाद क्लोराइड। क्लियर? अब NH3 की जो ऑक्सीडेट संख्या होती है 0 होती है। 1 Cl पे 1 माइनस, 3 Cl है तो 3 माइनस, दूसरी ओर जाएंगे बेटा ये प्लस के निकलेंगे, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेट संख्या प्लस के 3। उसके बाद इसका नाम होगा हेक्सा। H2O को एक्वा टाइटेनियम और उसके बाद यहां से ऑक्सीकरण संख्या। H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस के 3 है बेटा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी? प्लस के 3। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद टेट्रा, CN को साइनो, Ni है निकलेट। ऑक्सीकरण संख्या बेटा इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 के पे 1 प्लस पर K है 2 प्लस और CN है 4 तो 4 माइनस। 4 माइनस में से प्लस के 2 गए, माइनस के 2, दूसरी ओर जाएंगे तो बेटा ये प्लस के। इसका नाम होगा डाई एमीन डाइक्लोरो, क्योंकि C बाद में आएगा, A पहले आएगा। प्लेटिनम ऑक्सीकरण संख्या NH3 की 0 होगी। Cl 1 Cl पे 1 माइनस, 2 Cl है 2 माइनस, दूसरी ओर जाके प्लस के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ख क्वेश्चन है। एक दिन बेटा हम किसी दिन क्लास को लाएंगे इस आयुपीएसी कंपाउंड नेम की और उसमें हम आपके संपूर्ण आयुपीएसी नाम को क्लियर करा देंगे। क्लियर? नोट करिए बेटा इसको।